So hello everybody, welcome to my channel. So in today's video we are going to do absorption by root, chapter 4 of biology. So the most important function of the root is to absorb water and mineral from the soil. This is pretty much clear, but let me explain you. So basically root का ये function होता है कि वो पानी और nutrients soil से absorb करे. So need of water and mineral for plant. So क्या क्या needs होते हैं वाटर और मिनरल के प्लांट में. सो नीड ऑफ वाटर जो है वो है फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मैकेनिकल स्टिफनेस. सो फोटोसिंथेसिस में क्या है, वाटर इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. सो हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत नेसेसरी है. क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो रिक्वायर्ड होता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. जब वो आके फोटोसिंथेसिस में आता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, जिससे प्लांट अपना ग्लूकोज और अपनी एनर्जी बना सके. उसके बाद अगला है ट्रांसपिरेशन. सो अब आप लोगों के सवाल में आएगा ट्रांसपिरेशन क्या है. सो ट्रांसपिरेशन is the process in which water is lost from the plant in form of water vapor from aerial part of the plant such as leaves and other एरियल पार्ट्स, जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया और भी बहुत ज़्यादा. सो ट्रांसपिरेशन में कैसे हेल्प करता है, वाटर इज़ गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्लांट. तो अब जब वाटर एज अ वाटर इज़ गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो ऑब्वियसली गैशियस फॉर्म में वो वाटर वेपर के उसमें निकाल देता है. सो अब ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड शुगर फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, जो ब्लड ऑक्सीजन और मिनरल्स को जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो लेके जाना होता है, उसी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन भी ट्रांसपोर्टेशन में पानी का भी वही यूज़ रहता है. उसके बाद है मैकेनिकल स्टिफनेस. वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी विच इज़ नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ प्लांट टिश्यू. सो टर्जिडिटी क्या होता है, टर्जिडिटी वो कंडीशन होती है जिसमें प्लांट जब अपने फुल मैक्स तक अपने अंदर मतलब जब सेल होता है जो अपने फुल मैक्स तक अपने अंदर पानी भर लेता है और वो और वाटर जब वो नहीं वो ले सकता है, और जब उसके कारण वो क्या होता है, सेल स्टिफ हो जाता है. उसकी वजह से जो प्लांट में वो टर्जिडिटी की वजह से प्लांट भी स्टिफ हो जाता है, जिससे वो एक मैकेनिकल स्टिफनेस देता है और एक बेस देता है. सो अभी अगला हम देखते हैं नीड्स ऑफ मिनरल्स. सॉल्ट और आयन्स, कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो सॉल्ट में रिक्वायर्ड होता है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट. और आयन्स में क्या रिक्वायर्ड होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड. ठीक है. सो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर absorbing water. So the ability of root to draw water from soil is dependent on the following factors. तो मतलब जब रूट्स का जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो अभी नीचे भी हम बोलेंगे. The surface area provided by rootlets and root hair is enormous. क्योंकि जो होते हैं रूट्स, जितना ज़्यादा सरफेस होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सक पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वो आप मिनरल्स को गैदर करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे. रूट हेयर कंटेन्स सेल सैप ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सराउंडिंग विच अलाउज वाटर द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस. अभी इससे क्या होता है, अभी उसके बाद प्लांट के अंदर जो होता है वो रूट हेयर्स में रहता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स आप, जिससे क्या होता है पानी जो बाहर सराउंडिंग में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है वो रूट के अंदर अपने आप ही अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो लो इस कंडीशन में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के टुवर्ड्स बढ़ता है. रूट हेयर्स हैज थिन cell wall, cell membrane which allows the movement of water molecules and dissolved substance in and out of the cell. Third है root hair has thin cell wall and cell membrane which allows the movement of water molecules and dissolved substance in and out of the cell. तो अभी जब रूट हेयर जो सेल वॉल होगा वो पतला होगा, उसके कारण क्या होगा कि जो रूट हेयर होता है वो परनिएबल हो जाता है, जिसके कारण वो वाटर जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर पाता है. ठीक है. अब अगला जो टॉपिक है वो है अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो द मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अकर बाय दीज फॉर्मुला जो हम अभी करने वाले हैं वो मैं बोलूँगा. इम्बिबेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो अभी इम्बिबेशन क्या होता है,
ये कहाँ पे होता है? लिविंग और डेड प्लांट सेल अब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। तो अब ये कहते हैं लिविंग और डेड प्लांट सेल अब्जॉर्ब्स वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। जो भी आप, और इन जर्मिनेशन सीड द सीड कोट रप्चर्स ड्यू टू इम्बिबेशन। सो क्या होता है, जब पानी सरफेस से जब वो अंदर सोख लेता है, जैसे कि अब आप सर्दियों के मौसम में देखोगे जो लकड़ियाँ होती है वो फूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इम्बिबेशन से वो जो होता है वो वाटर को ऑब्जॉर्व करके वो फूल जाती है। अभी अगला है डिफ्यूजन, द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री सब्सटेंस रीजन होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वही जो अभी हमने ऊपर फिनोमेना स्टडी किया था, जिसकी वजह से जो रूट्स में ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप होता है इन ड्यू टू कंपैरिजन टू द सराउंडिंग। उसके बाद अगला प्रोसेस है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परनिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम मोर डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ लेस डाइल्यूट सोल्यूशन। सो ऑस्मोसिस क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है अक्रॉस किसमें? सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम मोर डाइल्यूट सोल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सोल्यूशन। सो मोर डाइल्यूट सोल्यूशन से लेके लेस डाइल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है जो सेमी परनिएबल मेम्ब्रेन में होता है वो होता है ऑस्मोसिस। फिर अब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज of a substance from a lower concentration to higher concentration through a living cell membrane using energy from the cell। अभी सेम वही है, सेल सैप क्यों होता है? तो अभी देखो, तो सेल सैप को क्या रहता है? सेल सैप उधर ज़्यादा रहता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से रहता है, उसके वजह से पानी जो होता है रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। न्यूट्रिशंस एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ऊपर वही था। A semi-permeable membrane is one which allows passage of molecular selectively। So सेमी परनिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को आने देता है। तो अब ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, एक्सो एक्सोमोसिस और एंडोमोसिस। सो एक्सोमोसिस में क्या होता है? वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, और एंडोमोसिस में होता है वाटर मूव्स इन सेल। ठीक है, अब उसके बाद है ऑस्मोसिस should continue until the concentration of water molecule becomes equal on the both side of membrane। अभी इसमें क्या हुआ? osmosis should continue until the concentration of water molecules become equal on both side of membrane। जब दोनों साइड ऑफ मेम्ब्रेन में वाटर इक्वल हो जाएगा तब तक ऑस्मोसिस होना चाहिए। A stage will be reached when no osmosis occurs even if the concentration of water molecule is not the same on two side membrane। this is due to osmotic pressure। तो कई बार क्या होता है, एक स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस अकर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर चाहे वो सेम ना हो या हो, क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो नहीं होता है। सो अभी व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी exerted to prevent the passage of the pure solvent into the solution when the two are separated by a semi-permeable membrane। फिर है tonicity, relative concentration of a solution which determines the direction and extension of diffusion is called tonicity। ठीक है, अभी अब tonicity क्या होता है? अब टॉनिसिटी क्या हुआ? जो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन और एक्सटेंड ऑफ डिफ्यूजन, वो कितना डिफ्यूजन हो, इज कॉल्ड एज टॉनिसिटी। बेस्ड ऑन टॉनिसिटी देर आर थ्री सोल्यूशंस। ठीक है, एक है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एक है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक है हाइपोटोनिक सोल्यूशन और एक है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आइसोटोनिक सोल्यूशन में द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द सॉल्यूट ऑन ईदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर दी सेम। जो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड में, ईदर साइड में जो होता है सेल मेम्ब्रेन में जो होता है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे और उसके बाद जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, द सोल्यूशन आउटसाइड
the cell has lower solute concentration than the fluid inside the cell. So basically अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या आउटसाइड और इनसाइड में दोनों में सेम रहता है, और इसमें हाइपोटोनिक में क्या होता है, आउटसाइड कम होता है और इनसाइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है. अब हाइपरटोनिक क्या होता है, द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल हैव हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल. अब इसमें क्या होगा, जो सेल के अंदर लेस कॉन्सेंट्रेशन है और उसके बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. सो उसकी वजह से फिर वाटर जो होगा वो फिर बाहर से अंदर जाएगा, सॉरी अंदर से बाहर जाएगा. सो वो अभी हम आगे देखेंगे. सेल शेप एंड साइज रिमेन अनचेंज. जो सेल का साइज होता है वो अनचेंज रह जाता है, जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं पिक्चर में. उसके बाद एडमोसिस अकर एज द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द सेल, और जो सेल श्रिंक इन द साइज एंड लूजेस द शेप, ठीक है. तो ठीक है, तो जो सेल का साइज है वो हल्का सीधा बड़ा हो जाता है हाइपोटोनिक में, और जो एंडोमोसिस होता है वो इसकी वजह से अकर होता है. अभी एक्समोसिस क्या होता है, एक्सोमोसिस अकर क्यों होता है, क्या होता है, जब वाटर मूव्स आउटसाइड ऑफ द सेल, जब पानी अंदर से बाहर जाता है उसको बोलते हैं एक्सोमोसिस, जो हमने ऊपर किया था. सो इसमें क्या होता है, सेल श्रिंक इन साइज, वो सिकुड़ जाता है, और इसमें जो दूसरे वाले में सेल फूल जाता है, ठीक है. सो प्लांट्स सेल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसा दिखेगा, प्लांट इन हाइपोटोनिक ऐसा दिखेगा, नहीं सॉरी, हाइपोटोनिक में ऐसा दिखेगा, और प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ऐसा दिखेगा. सो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस करते हैं हम. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम दोनों हमने पहले डिस्कस कर लिया था. तो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जब दो सेल और जो बाहर की सराउंडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और जो उसके अंदर जो क्या बोलते हैं सब्सटेंस जो होते हैं वो मूव करते हैं हायर टू लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में, उसको डिफ्यूजन कहते हैं. और ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ वन डाइल्यूट सोल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सोल्यूशन. अब इस उसमें क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, और इस वाले में डाइल्यूट सोल्यूशन जो मोर डाइल्यूट सोल्यूशन से लेस डाइल्यूट सोल्यूशन तक जाता है. नो मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व. ऑस्मोसिस अकर अक्रॉस द सेमी परनिएबल मेम्ब्रेन. जो डिफ्यूजन होता है उसके लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं रिक्वायर्ड होता है, बट ऑस्मोसिस के लिए सेमी परनिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सब्सटेंट इज नेसेसरी. द सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परनिएबल मेम्ब्रेन. तो अभी इसमें जो होता है डिफ्यूजन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है, पर जो ऑस्मोसिस में होता है उसमें जो दोनों सेपरेटेड होते हैं सेमी परनिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है. इट अकर्स इन गैसेज एज वेल एज इन लिक्विड, ठीक है. और ओनली वाटर कैन मूव फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अभी इसमें क्या होता है, गैसेस और लिक्विड में हो जाता है, बट इधर में लिक्विड फॉर्म में ही होता है. उसके बाद होता है अभी अगला टॉपिक जो है वो है टर्जिडिटी एंड फ्लैकिडिटी. व्हेन अ प्लांट सेल reaches a state where it cannot accommodate any more water, it is fully distended. It is called turgid, and this condition or phenomena is called turgidity. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, टर्जिडिटी उसमें होता है जब सेल अपने फुल लिमिट तक वाटर अपने अंदर फिल कर लेता है और उससे ज़्यादा वो नहीं अकोमोडेट करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं टर्जिडिटी. और ये सेल को स्टिफनेस देने में भी मैकेनिकल स्टिफनेस देने में भी काम आता है. व्हेन द सेल इज अनेबल टू बियर टर्जर प्रेशर इट रप्चर्स एंड द सेल कंटेंट बर्स्ट आउट. तो कई बार क्या होता है, जब वो और ज़्यादा पानी होता है और वो जो सेल वो बेयर नहीं कर पाता है, टर्जर प्रेशर जब वो अपने बेयर करता है वो फट जाता है. अब यूज़ ऑफ टर्जिडिटी क्या होता है, ठीक है, अभी वो देखते हैं हम. सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यू. अब वो एज अ ग्रूव की तरह काम करता है जो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए. बिल्ड्स अप रूट प्रेशर इन द रूट सेल. हाँ, वो रूट सेल्स में वो क्या प्रेशर बनाता है. टर्जर प्रेशर हेल्प्स मशरूम और सीडलिंग टू स्प्राउट आउट द हार्ड ग्राउंड. उसके वजह से उससे वो क्या बोलते हैं, जो सीड होते हैं वो मिट्टी के बाहर निकलने के लिए उनके लिए वो ये प्रेशर रिक्वायर्ड होता है. टर्गमोर मूवमेंट के लिए उसको रिक्वायर्ड होता है. और
turgor helps in opening and closing the stomata, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है. उसके बाद है प्लाज्मोलिसिस एंड फ्लैकिडिटी. ठीक है. इफ अ फुली डिस्टेंट प्लांट सेल इज केप्ट इन salt solution for a few minutes, it will lose its distended appearance and the cytoplasma will shrink. The plasma membrane will be withdrawn away from the cell wall. The shrinkage of the cell wall is called plasmodium and the condition is called flaccidity. So अभी plasmodium क्या होता है, जब हम किसी सेल को हम अगर इफ अ फुल्ली डिस्टेंट प्लांट सेल को अगर हम एक सॉल्ट सोल्यूशन में रखें तो कुछ मिनट के लिए, तो क्या होगा, जो उससे वो फूला रहेगा वो श्रिंक हो जाएगा हल्का सा, और इस कंडीशन को बोलेंगे हम प्लाज्मोडियम. इस कंडीशन को बोलेंगे फ्लैकिडिटी, और जो श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल को हम कहेंगे प्लाज्मोडियम. द रिकवरी ऑफ रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड डेप्लाज्मो the recovery or the reversal of plasmolysis is known as deplasmolysis. और फिर salting of meat or addition of salt to pickles is a method for killing bacteria by plasmolysis. Water is drawn out of bacteria and thus cells are killed. अभी इसी हिसाब से और इसी हेल्प से वो पिकल्स वगैरह में सॉल्ट डालते हैं जिससे वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब ना हो. रूट प्रेशर क्या होगा, रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड बाय द रूट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल विच हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सेल सैप थ्रू द स्टेम. ठीक है. सो रूट प्रेशर जो होता है वो डेवलप क्यों होता है, कंटिन्यूस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल और ऑस्मोसिस की वजह से, विच हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सेल सैप थ्रू द स्टेम. अभी इसका एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट है, द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इज ड्यू टू हैवी प्रेशर ऑफ द रूट. ब्लीडिंग, अभी अभी हम इसको देख लो. ब्लीडिंग क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर सेल सैप थ्रू अ कट स्टेम. अभी ये ग्यूटेशन क्या होता है, समटाइम्स ड्यू टू हाई रूट प्रेशर water is forced out through the leaves of vein. This water appearance as the tiny drops along the margin or the tip of the leaves. This loss of explosive water is called as glutation. अभी glutation क्या होता है, जब आप सुबह सुबह देखोगे कि सुबह सुबह आप देखोगे कि थोड़ा हल्का हल्की ओस पड़ी रहती है जो टिप वेन्स के टिप पे. ओके, वो होता है ग्यूटेशन. वो क्यों होता है, जब बहुत ज़्यादा वाटर जब उसने अपने अंदर ले लिया होता है कई बार, तो वो जो लीफ को फोर्स आउट, तो थोड़ा वाटर फोर्स आउट कर देता है, जिससे क्या होता है जो टिप वेन्स के टिप पे आप हल्के हल्के वो ड्रॉपलेट्स देखोगे. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ हेयर एंड एस्केंट सैप. ठीक है. सो जो रूट हेयर कंटेन सेल सैप विच ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट कंपेयर टू द आउटसाइड सॉइल वाटर, द डिफरेंट सेट ऑफ ऑस्मोसिस एंड दस द रूट हेयर अब्जॉर्ब वाटर. तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था. एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट फ्रॉम द सॉइल इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द सेल. अभी हम करेंगे वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल्स consist xylem and phloem. Xylem and phloem collectively form a transport system through the vein. आप देख सकते हो ये कैसे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है. ये एग्जैक्टली हमारे वेन्स की तरह, ब्लड वेन्स और उसकी तरह काम करता है, बस हल्के थोड़ा डिफरेंस में प्लांट में होता है. अभी जाइलम क्या होता है, इट कंडक्ट्स वाटर अपवर्ड इन द प्लांट. जो जाइलम होता है वो पानी को ऊपर लेके जाता है. इट इज सिचुएटेड डीपर एट द सेंटर ऑफ द स्लैम. ये सेंटर में पाया जाता है और ये वाटर को ऊपर लेके जाता है. फोलम, इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डाउनवर्ड टू द स्टेम. ये फूड वगैरह को नीचे लेके आता है. द फिनोमिना इज सिचुएटेड इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द स्टेम इंटीरियर टू द कंबशन. ओके. और फिर है, इफ द फिनोमिना इज ग्रिडल ऑफ दिस देन द सेल सैप वुड कट अपार्ट, विल स्टार्ट oozying out, showing then the material we carried out downward direction is in the phloem. उसके बाद है force contributing to ascent of sap. So root pressure होता है, builds up the significant force to push the cell sap in the xylem vessel up to a certain height. फिर है capillarity. Narrow diameter of xylem vessel causes the water to rise from lower level to fill up the vacuum created
by the loss of water due to transpiration. So ऊपर क्या होता है, जब ट्रांसपिरेशन की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, सो वाटर लोअर रीजन से हायर रीजन को जाता है. ट्रांसपिरेशन पुल, बिकॉज वाटर इज लॉस्ट by the transpiration, what more water is pulled up, thus a continuous column of water is produced through the stem. और फिर है adhesion cause water to stick to the surface of the cell and draw more water. This kind of force is important in all trees. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है. So thanks for watching. We will meet you in next video. Like, share and subscribe.